रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपने तैयारी कर ली होगी ऑफिस जाने के लिए। बहुत सारे लोग ऑफिस पहुँच भी गए होंगे और हम आ गए हैं 9 से 11 बजे तक आपको ख़बरें देने, आपको एंटरटेन करने, आपकी हेल्थ के हवाले से बात करने। सो ये हमारी जो गुड मॉर्निंग पब्लिक की एक पूरी टीम है ना, ये बहुत कुछ सोचती है, प्लान करती है और उसके बाद फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को सरअंजाम देते हैं। सो आपको पता है, जब हमारी टीम की डिस्कशन हो रही होती है स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली हमारा एक स्टार्टिंग फेज़ है जिसमें अभी हम खुद भी एडजस्ट हो रहे हैं, टीम भी एडजस्ट हो रही है। उसमें हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। सो ये जो पिछले 3-4 दिनों से मैंने एक ज्ञान बांटना शुरू किया ना सुबह सुबह, उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ गोंदल साहब होते हैं और वो बहुत अच्छा रिसर्च और सारा काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप में सुबह सुबह दो के हमारे अखबार में या वैसी चीज़ें इतनी अच्छी या इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, हौसला अफजा नहीं होती, बुरी खबरें देने से बेहतर है कि आप रोज़ाना सुबह को एक अच्छी बात बता दिया करें और उसके बाद आप इसका प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लिया करें। तो ये 3-4 दिनों से जो ज्ञान आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं गोंदल साहब की जानिब से भी आ रहा है और दो के बीच में मैं इसको इम्प्रोवाइज़ करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई थी जिनको मैं थोड़ा सा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कि उन्होंने ज़िंदगी के हवाले से बात की कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। दो कि ये वो चैप्टर है लाइफ का जिसके अंदर मुख्तलिफ नशेब व फराज भी होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कुछ तरीके होते हैं, कुछ ऐसी आदत होती हैं जो हम अपना लें तो शायद हम अपने लिए भी अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी। और स्पेसिफ़िकली मुझे लगता है आजकल के दौर में हम जब मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे अपनी ज़िंदगी में बड़े मसले चल रहे होते हैं, बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनको फेस कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं और फिर शायद कहीं ना कहीं हम जाने या अनजाने तौर पर किसी के साथ कोई ज़्यादती, कोई गलत बात, कोई बुरी बात कर देते हैं। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए आई थिंक कि हमें सिर्फ अपनी लाइफ में ये चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ कोई भी हमारा एक ताल्लुक़ वास्ता है, उससे हम पोलाइटली बात कर लें, उससे अच्छे अंदाज में बात कर लें। यही हमारी एक बहुत बड़ी कह लें अचीवमेंट होगी। और वही बात होती है कि जब आप कहीं से चले जाते हैं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। आपकी लाइफ की मुझे लगता है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होनी चाहिए कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके बारे में बुरा ना कहें, अगर आप वहाँ से चले जाएँ लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। सो ये सारी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए। सो ये था मेरा ज्ञान जो कि इनडायरेक्टली मेरे पास कहीं से आया था और मैंने आप तक बांटा। आई होप कि आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, चूँकि मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जब मैं पढ़ी होती हूँ जो चीज़ें मुझे दी जाती हैं, सो उसमें मैं थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये तो थी सुबह सुबह अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं जी, आप थोड़ी सी बुरी बात कर लेते हैं जो कि हमारी काम है, हमारा मसला है कि हमने करना होता है। कल जी धूम मच गई, पाकिस्तानियों की जायदादें निकल आई और जायदादें बैरून मुल्क निकल आई। 11 अरब डॉलर की जायदादें जो मुल्क से बाहर हैं। ये ख़बरों का दिन था जिसमें दुबई लीक्स के हवाले से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें 17,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों का जो दुबई में जायदादें होने का इंकशाफ हुआ है। इस दुबई लीक्स की जो टाइमिंग है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है या इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जी बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट को दूसरा ख़त उनकी जानिब से लिखा गया जिसका मकसद ये है कि चीफ जस्टिस साहब को इस बात से आगाह करना था कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। और ये सब देखते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अदलिया के कामों में मुदाखलत नहीं कर रहा। इसके अलावा असम्बली के फ्लोर के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के हवाले से उन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया है। उनका ये मुतालबा किस कॉन्टेक्स्ट में था, किस हद तक दुरुस्त था, ये भी हम आज का मौजू इस पर ज़ेर बहस होगा। और आज हम बात करेंगे कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो आइंदा बजट है उसके कुछ अहदाफ तय होने हैं और क्या इसी तरह से मुज़ाकरात को लेकर या दीगर चीज़ों को लेकर ये अहदाफ जो तय हुए हैं बेहतरी लाएंगे मुल्की मौशी सूरत हाल के अंदर। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सरवर्दी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो सबसे पहले दुबई लीक्स का मामला हुआ है, 17,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के दुबई में जायदादें होने का इंकशाफ हुआ है। इसमें चंद नाम ही हैं जो अखबार के अंदर लिखे गए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि जिन पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है या सामने आया है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इस लीक्स की टाइमिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से या इसके ड्रॉबैक्स के हवाले से बताइएगा।
बहुत शुक्रिया अरमला शो में बुलाने का। वेरी नाइस टू बी विद यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुबई में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई राज की बात तो है नहीं। जी। अब जिन्होंने तो पाकिस्तान में अपनी टैक्स रिटर्न्स में इन प्रॉपर्टीज को जाहिर किया हुआ है, तो फिर ये उनकी लीगल प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिटर्न्स में अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई हैं उनका इशू है। अगर कोई ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज अपने पाकिस्तान में रिटर्न्स में शो नहीं की हुई हैं, इनके जरिया शो नहीं किया हुआ, इनकी मनी ट्रेल पाकिस्तान में शो नहीं की हुई, उनकी जरूर पकड़ हो सकती है, उनको टैक्स नोटिस भी दिए जा सकते हैं, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है एसेट बियॉन्ड मीन के तहत। लेकिन जिन्होंने शो की हुई है उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, क्योंकि बहरहाल दुबई में प्रॉपर्टी रखना तो कोई जुर्म नहीं है। उसको गैर कानूनी तौर पे रखना, छुपा के रखना, ये जुर्म है। उसको असासों में जाहिर ना करना, उसकी मनी ट्रेल ना शो करना, वो जुर्म है। तो बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि कुछ नाम छुपाए गए हैं या कुछ नाम आए नहीं हैं, और जो आए हैं उनमें से कितने कानूनी हैं और कितने गैर कानूनी हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑडियो लीक्स केस के अंदर ये मैसेज मिला है कि पीछे हट जाएं, और जस्टिस बाबर का जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको ख़त भी लिखा है, जबकि मंसूर अवान साहब जो कि अटॉर्नी जनरल भी हैं उन्होंने कहा है कि ना ही हुकूमत ना कोई हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है और ना ही कर सकता है। सर, ये जो एग्जीक्यूटिव और अदलिया में तनाव का एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, किस तरह से समझते हैं, और क्या समझते हैं कि अदलिया में मुदाखलत के मामलात को रोका जा सकता है? देखिए अरमिला, मैं ये समझता हूँ कि बाबर सत्तार साहब को, चीफ जस्टिस को, ये खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान के आइन और कानून ने उनको वो तमाम इख्तियारात दिए हैं जो चीफ जस्टिस के पास भी हैं। एक जज के पास भी वही इख्तियारात हैं जो एक चीफ जस्टिस के पास हैं। अगर किसी ने बाबर सत्तार साहब पर दबाव डाला है तो वो उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस भी तौहीन अदालत की ही कार्रवाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस के पास कोई और इख्तियार है और बाबर सत्तार साहब के पास कोई कम तर इख्तियार है। तो पहली बात तो आप ये समझें कि अब बाबर सत्तार साहब को भी पाकिस्तान के आइन और कानून ने वो तमाम इख्तियारात दिए हैं जो वो खत लिखकर चीफ जस्टिस से एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। मेरी राय में बाबर सत्तार साहब को खुद एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई उन पर दबाव डालता है, उन्हें उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी तो यही करना है ना। चीफ जस्टिस के पास कोई फांसी लगाने के इख्तियारात तो नहीं है, वही इख्तियारात हैं जो बाबर सत्तार साहब के पास हैं। फिर बाबर सत्तार साहब के खत में कोई नाम नहीं है, जो मेरे लिए ज्यादा तशवीशनाक बात है। अगर वो खत लिखने का तदारुक कर ही रहे थे तो फिर नाम भी लिख देते किसने दबाव डाला है, क्योंकि लोग बहुत क्या सराहियां करते हैं, सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहुत बात होती है, लोग अपनी तरफ से नाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो उन्हें नाम लिखना चाहिए था कि किसने दबाव डाला है, और दूसरा अगर वो खुद कार्रवाई करते तो वो ज्यादा बेहतर मिसाल थी, क्योंकि चीफ बतौर जज उनके पास बहुत इख्तियारात हैं कि अगर कोई उन पर दबाव डाले तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी जानिब हमने एक दो दिन पहले भी देखा है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के ऊपर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये एतराज़ उठाया है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए, उनको कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। ये जो उन्होंने कल फ्लोर पे बात की उस पर भी आपका कमेंट चाहूँगी, उनका ये जो मुतालबा है। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि जो आइन को मुअत्तल करे या इसको ख़त्म करे उसके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, इल्ज़ाम लगना, जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। ये जो कल हमने ख्वाजा आसिफ साहब और उमर अयूब साहब के हवाले से एक तनाज़ा देखा फ्लोर पर, वो आप उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में ना तो अभी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ना साबिक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की थी, वो खुद अपनी हुकूमत भी खो बैठे थे और खुद जलावतन भी हो गए। ठीक है। इसके अलावा भी उन्होंने एक दफा आर्मी चीफ को बदलने की कोशिश की थी, तो भी उनका इक़्तिदार चला गया था। तो मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सिर्फ एक ऐवान में तकरीर से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है।
हम ना जिंदा ना मुर्दा दोनों डिक्टेटर्स के खिलाफ कोई कोई कार्रवाई नहीं कर कार्रवाई नहीं कर सकते। सकते। उनको जिंदा होते हुए भी और मरकर भी मुकद्दस गाय की हैसियत हासिल है और वो मुकद्दस गाय की हैसियत उनसे कोई नहीं छीन सकता। लिहाजा मेरे लिए ये एक जवाब था उमर अयूब को कि आप ज़्यादा जमहूरियत पसंद ना बने। आपका शजरा नसब जो है वो सबके सामने है। इससे ज़्यादा इस तकरीर या इस बयान में कोई हकीकत नहीं। बयानात में कोई हकीकत नहीं है आपके मुताबिक। से थोड़ी मईशत की भी बात कर लेते हैं मुज़म्मिल साहब, चूँकि IMF के साथ मुज़ाकरात में बजट के अहदाफ तय किए गए हैं, तो ये जो मुल्की मौशी सूरत हाल है और ये जो मसाइल हैं, आपको लगता है कि इनका हल मुज़ाकरात में होगा या हम सिर्फ दूसरों की तरफ देखते रहें ना कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें मौशी मसाइल को हल करने के लिए? देखिए, इस वक़्त तो पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे वेंटिलेटर पर है जिसमें उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम देखें, हमने ताजर 2 स्कीम चलाई लेकिन कोई ताजर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ 2/3 से ज़्यादा बिजली चोरी है। हम बिजली चोरी को भी नहीं रोक सकते और अगर हम कहीं रोकें तो एक सूबे का वज़ीर आला कहता है कि मेरे लोगों को चोर ना कहें, उनको चोरी करने का हक है। ठीक है। तो जब मुल्क में ना हम बिजली के बिल ले सकते हैं, ना ताजिरों से टैक्स ले सकते हैं, तो फिर कर्ज़ लेने के अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास? आप कहें कि हम IMF से कर्ज़ भी ना लें, लोग टैक्स भी ना दें, बिजली के बिल भी ना दें, तो फिर पाकिस्तान को कैसे चलाया जाए? या तो आप ये कहें कि पाकिस्तान में 20-25 लाख ताजिर हैं, वो सब पाकिस्तान की माशी हालत को सामने देखते हुए टैक्स देने के लिए तैयार हैं और उसने कहा है कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, आप IMF के पास ना जाएँ। मैं आपकी बात मान लूँ कि जी 20-25 लाख ताजिरों ने रज़ाकराना तौर पर टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर दी हैं और अपने एक्चुअल टैक्स जमा करा दिए हैं, तो पाकिस्तान अमीर हो गया है। अब IMF के पास जाने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं। नहीं है। या जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको ये एहसास हो गया है कि उनके बिजली चोरी करने से पाकिस्तान में सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया है, पाकिस्तान कर्ज़ों के तले डूब गया है। तो लिहाज़ा पूरे पाकिस्तान के तमाम अवाम ने ये अहद किया है कि आज से कोई 1 यूनिट बिजली चोरी नहीं करेगा। तो मुज़म्मिल साहब देखें, बिजली चोरी ख़त्म हो गई है, अब IMF के पास जाने का कोई रास्ता नहीं। पर अगर हमारे लोग टैक्स देने को भी तैयार नहीं, बिजली का बिल देने को तैयार नहीं, गैस का बिल देने को तैयार नहीं और फिर मुल्क को भी चलाना है, तो फिर आप मुझे बता दें कि IMF के पास जाने के अलावा क्या रास्ता है? और जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उनका टैक्स बढ़ाने के अलावा क्या रास्ता है? जो बिल दे रहे हैं, उनकी बिजली महँगी महंगी करने के करने अलावा का। क्या रास्ता है? तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत को ये मजबूर करते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में ना टैक्स इकट्ठा कर पा रहे हैं, ना बिजली के बिल इकट्ठे यानी कर हम पा रहे हैं। अपने रिफॉर्म्स ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम IMF की तरफ ही जाएंगे और फिर क्या करेंगे? मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, मौशी सूरत हाल पे अपना तज्ज़िया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक जनाब, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये मेरी टीचर भी रही हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। सो अभी मैंने इनको याद कराया तो इनको याद आया थोड़ा थोड़ा और फिर उन्होंने कहा कि शक्लें बदल जाती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। नाइस एग्री विद दैट। जनाब, आज हम फूलों के हवाले से बात करेंगे और आपको पता है फूल एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है। किसी के साथ आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना हो, अपनी जो कह लें एफिलिएशन का इजहार करना हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फ्लावर्स इज़ वन ऑफ देम। आप अपनी अम्मी को मदर्स डे पे फ्लावर्स देते हैं, फादर्स डे पे फादर को जाते हैं। हर एक का एक्सप्रेस करने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ होता है फ्लावर्स के ज़रिए। और आपको पता है कि फ्लावर्स के जो कलर्स हैं उनका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन आज हम फूलों को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पे जो फूल देखते हैं, इनकी जो कह लें ना एक दिलकशी होती है, इनका जो एक आंखों को एक सुकून सा मिलता है इनको देखकर। ऑब्वियसली जब पैटर्न्स होते हैं मुख्तलिफ, इनकी डिज़ाइनिंग होती है, तो वैसे फूल इत्सल बड़ी खूबसूरती की अलामत है। लेकिन जब आप उनको मुख्तलिफ पैटर्न या स्टाइल्स में देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसको जो कह लें एब्जॉर्ब भी करते हैं और फिर आप उनको पसंद भी करते हैं और आपकी आंखों को भी बड़ा अच्छा लगता है। सो आज हमने सोचा जी जो फ्लोरल डिज़ाइनिंग है और इस हवाले से भी बात करेंगे कि फ्लावर्स को सजाने का जो तरीका है, मुख्तलिफ तरीके से इनको बेहतर बनाना है। तो हमारे साथ फ्लोरल डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हैं मिस शाइस्ता खावर साहिबा। थैंक यू वेरी मच मिस, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। मिस शाइस्ता, वैसे तो हम अभी बात कर रहे थे कि फ्लावर्स एक एक्सप्रेशन है। ऑब्वियसली मुख्तलिफ त्योहारों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोगों को फूलों देते भी हैं, अपना इजहार भी करते हैं। सो फ्लावर के हवाले से भी चूँकि मैं चाहूँगी पहला सवाल आप यही जवाब दें कि किस तरह से ये एक्सप्रेशन का ज़रिया और उसको मज़ीद बेहतर एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करती हैं, चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ है इसमें?
एक्चुअली फ्लावर अरेंजमेंट और फ्लोरल आर्ट और इकेबाना इन सब में एक छोटा सा डिफरेंस है। ओके अब वो डिफरेंस इस तरह से है, नॉर्मली जो आपको फ्लावर शॉप्स पे, फ्लोरिस्ट पे जो आपको डिज़ाइंस मिलते हैं, Yeah. बकेट्स मिलती हैं, कोई Yeah. उन्होंने बास्केट्स डिज़ाइन की होती हैं, बिल्कुल। कोई बुकेज होते हैं, वो आपने अगर नोट किया हो तो एक बास्केट है और उसके अंदर बस डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स जो हैं डिफरेंट हाइट्स पे उन्होंने डाले हुए होते हैं। वो दैट इज़ अ सिंपल अरेंजमेंट, ठीक yeah. है। तो जिससे हम ट्रेडिशनल में ओल्ड इंग्लिश स्टाइल के अंदर कोई ट्रायंगल बनी हुई है, कोई राउंड बना हुआ है, कोई उस तरह से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग डिज़ाइनर्स जो हैं हम उसमें थोड़ी सी इनोवेशन ऐड करते हैं। इनोवेशन के साथ साथ ये होता है कि उसके अंदर फ्लावर्स तो होते ही हैं, लेकिन एट टाइम्स फ्लावर्स से ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग आ जाती है, स्कल्पचरल डिज़ाइनिंग है। फिर उसमें जो पत्ते हैं, इंस्टेड के हमने खाली पत्तों की बस ऐसी स्टेम, यहाँ पे तो सिंपल उन्होंने जो वो होती हैं स्टेम फाइकस की या कुछ वह खाली बस उसको ग्रीन ऐड किया होता है। हम लोग उसके अंदर ये कि उसके लीव मैनिपुलेशन भी हो जाती है, उसमें थोड़ा आर्ट का एंड आई हैव सीन योर दिया आर्ट, जो यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपने बहुत सारा जो अरेंजमेंट और उसकी की हुई है फ्लोरल डिज़ाइनिंग, और वो बहुत डिफरेंट है दो कि जिस तरह से अभी मैडम ने खुद भी कहा कि जो शॉप्स के ऊपर आपको मिलती है दैट बहुत बेसिक डिज़ाइन होते हैं, लेकिन जब आप बाहर इन जगहों पे आर्ट या डिज़ाइनिंग देखते हैं तो वो एक फ्लोरल डिज़ाइनर का ही काम है। आपको बहुत सारे प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स भी मिले हैं, इसके साथ साथ आप ट्रैवल भी करती हैं और आपने वहाँ जाके पढ़ाती हैं लोगों को, इस हवाले से बताती है। नॉर्मली यहाँ से लोग पढ़ने जाते हैं इन चीज़ों को और आप पढ़ाती हैं, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें हमारे साथ। जी, अभी रिसेंटली मुझे मिला जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वुमेन लीडरशिप अवार्ड और प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद। फिर 22 में मुझे गवर्नर्स अवार्ड मिला था माशाल्लाह। फिर 21 में मुझे साथ कैन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। तो और मैंने भी कोई तकरीबन 17-18 डिज़ाइनर्स से सीखा है। डिग्री तो खैर अब यू हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि आई एम योर टीचर। अब वो वहाँ पे कंप्यूटर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स आप लोगों को पढ़ा रही थी। सो मैंने कोई 18-19 ईयर्स जो है टीचिंग भी की है। तो टीचिंग के अंदर मैं, क्योंकि आई हैव डन 3 मास्टर्स माशाल्लाह, तो कंप्यूटर्स में किया हुआ है, MBA किया, मैं MIS किया हुआ। तो मैं यही MBA MSc और डिफरेंट क्लासेस MSc में आपको पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाया। सो टीचिंग थी इनिशियली, इट वाज माय हॉबी। तो साइड बिजनेस बना, फिर ग्रेजुअली जो था, पहले फुल टाइम टीचिंग थी और साइड बिजनेस ये था। फिर ग्रेजुअली टीचिंग की टाइम खत्म हो गया एंड इट्स लाइक अ फुल टाइम बिजनेस राइट नाउ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये पिक्चर्स भी वैसे मिस शाइस्ता की बहुत सारी टीवी की हमारी स्क्रीन्स के ऊपर हैं, लेकिन मिस शाइस्ता ये भी बताएगा, जैसे अभी आप खुद भी बात करी थी कि बाहर इन चीज़ों का या डिज़ाइनिंग को लेके बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान भी है, ट्रेनिंग भी देते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं, इसका कितना स्कोप है और हम इसको कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं राइट नाउ? देखिए, हमारे यहाँ पर जो है ना, एक कह लें कि असल में कदर नहीं है आर्ट की इस तरह से। I so agree with that. लेकिन फिर भी है भी इस तरह से, क्योंकि माशाल्लाह मैं कोई कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर डिफरेंट जगहों पे मैं ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। जापानीज़ काउंसलेट कराची में मैं तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 6 मंथ्स के डिफरेंस से वहाँ जाके भी ट्रेनिंग्स दे रही होती हूँ। तो अभी जैसे आपने जिक्र किया, रिसेंटली लंदन में मैंने जाके ट्रेनिंग खुद दी है फॉरेनर्स को। वहाँ पे कुछ 70 इयर्स ओल्ड क्लब था फ्लोरल का, फिर 45 इयर्स ओल्ड क्लब, 42 इयर्स ओल्ड क्लब। अब वो जो सारे मेरी स्टूडेंट्स थी वो भी फॉरेनर्स, दे ऑल वर फॉरेनर्स, वहाँ पे एशियंस नहीं थे उन क्लब्स में। तो उनको जाके मैंने टीच किया है। तो आई एम ऑनर्ड कि बीइंग अ पाकिस्तानी लंदन में जाके दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एज वेल, डेफिनेटली। हाँ जी, तो इसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट, क्योंकि मैं 2009 ऑनवर्ड से आई एम इनटू टीचिंग और ये जो वर्कशॉप्स और डेमोन्स्ट्रेशंस इस साइड पे ना। सो मैं जैसा बीइंग अ टीचर, आपको पता है कि यू ऑलवेज ट्राई कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे आगे निकलें और आप उनको मैक्सिमम अपना शेयर करते हैं नॉलेज। मैंने अपना जो पैशन था, जो मेरी हॉबी थी, जिसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया, उसको आई स्टार्टेड टीचिंग। तो अब यू कैन इमेजिन कि जब आपका पैशन जो है वो आपका
प्रोफेशन बन जाता है, इट्स लीथल कॉम्बिनेशन। तो अब किसी ज़माने में जब पेपर्स मुझे याद है 100 बच्चों के पेपर्स बैठ के चेक करने होते थे, तो इतना अजाब फील होता था, रात फ़ौरन ही आंखें बंद हो रही होती थी। लेकिन ये एक ऐसा काम है, मैं एट टाइम्स सारी रात काम कर रही होती हूँ, और क्योंकि इट्स योर पैशन, इट्स माई पैशन। तो मैं ना कभी नींद आएगी ना कभी थकन महसूस होगी। और मैं इसको एक और एंगल से अगर मैं देखूँ ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि अल्लाह मियाँ ने रिस्क जो है ब्लेसिंग रिस्क मेरा फूलों और पत्तों के साथ खेलने में ऐड किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो अच्छा, सादिक़ैन साहब की आर्ट के साथ ये भी उनकी पेंटिंग के आगे आपकी एक पिक्चर भी है, और जिसको आपने भी अवार्ड भी कहा कि आपको मिला गया है। ये जो अवार्ड है, ऑब्वियसली सादिक़ैन साहब एज एन आर्टिस्ट उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी बहुत एक जो कह लें डीप किस्म की आर्ट है, जिसको आजकल की जनरेशन मुझ समेत बहुत सारे लोग उसको नहीं समझते। आपने अपनी आर्ट को उनसे किस तरह से रिलेट किया? मेरा एक्चुअली आर्ट डिफरेंट है, मतलब उनका बिल्कुल और तरह से है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ना, अब मेरे डिज़ाइंस अगर आपने देखे हों तो उसमें बहुत सारा स्कल्पचरल और स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर उसमें चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें एंगल्स और उसमें मटेरियल समटाइम्स मैं वायर्स के साथ काम कर रही होती हूँ। जैसे अभी मैंने जो फॉरनर्स को करवाया था, वो वायर टेक्निक्स के ऊपर वर्कशॉप्स दी थी वहाँ जाके। सो अब उन सिंपल टेक्निक्स के साथ मैंने क्या क्या बनाया, उसमें क्या क्या, अब क्योंकि इंटीरियर्स भी मैं करती हूँ, फिर मैं कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो वो उसमें किसी जगह के कलर्स, कोई थीम, कोई उसका साइज़, उसका स्टाइल, सारी चीज़ों को आप मिक्स एंड मैच करके यू क्रिएट समथिंग फॉर देम। क्योंकि आमतौर पे तो ऐसे होता है ना, हम अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि नेट से उठाया, डिज़ाइन कॉपी किया और आगे चला दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, और हर एक का डिज़ाइन टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट होता है। अब आप देखें ना, किसी का जैसा एक क्लाइंट है, उसके सारा का सारा बड़ा ट्रेडिशनल सा है डिज़ाइन। अब उस ट्रेडिशनल डिज़ाइन में मैं कोई मॉडर्न अरेंजमेंट कर दूँ तो वो उसके साथ थीम के साथ ही नहीं जाएगा। अगर आपका बहुत मॉडर्न स्टाइल का घर है, आपका जिस कमरे में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, अब वहाँ पे मैं कोई ट्रेडिशनल रख दूँ तो उसकी कोई लुक ही नहीं आएगी। ये सारा कुछ है। और फिर एक और चीज़ मैं हमेशा शेयर करती हूँ, वो ये कि आई फील लाइक आई एम जस्ट अ कोरियर। अब कोरियर किस तरह से कि आइडियाज़ और जो भी कोई डिज़ाइन या जो भी माइंड में आते हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो मुझे ऊपर से आइडियाज़ आ रहे होते हैं, मैं आगे पास ऑन कर देती हूँ। आई एम जस्ट अ कोरियर। लवली। इन द एंड कुछ भी कहना चाहें, ऑब्वियसली फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं, आपने क्या गोल सेट किए हुए हैं कि आपने इस चीज़ को अचीव करना है? दो कि माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट, और आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बट स्टिल इंसान के दिल में होता है ना कि ये चीज़ अभी मेरा बस गोल है या टारगेट है जिसको मैंने अचीव करना है। मेरा इस तरह से है कि मैं जो भी कोई डिज़ाइन बनाती हूँ ना, तो मुझे सही बताऊँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। यू आर परफेक्शनिस्ट। बीइंग अ विर्गो एक तो नेचर में भी है, लेकिन फिर भी मुझे बस होता है कि कोई डिफरेंट, कुछ अच्छा, कुछ इस तरह से हो। मेरा जो आप जैसा कह रहे हो कि क्या चीज़ मेरे माइंड में है, वो ये कि आई वांटेड टू इन्फॉर्म एवरी इंडिविजुअल कि डू समथिंग क्रिएटिव और पॉजिटिव अपार्ट फ्रॉम योर ओन प्रोफेशन। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, टीचिंग में हैं, कहीं पे भी हैं, यू शुड स्टार्ट सम वर्क जिसमें कोई क्रिएटिविटी हो। उससे पता है क्या, आपकी अपनी थेरेपी होती है। और आपके ये मेडिटेशन भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर थेरेपी, और आप यू विल फील गुड अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात ये कि स्पेशली फीमेल्स में रिसर्च है कि आप जो है, आपकी मेंटल डिप्रेशन, आपकी टेंशन, इवन स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिव वर्क, नॉट ओनली फ्लावर्स, किसी भी किस्म का क्रिएटिव वर्क में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपकी उनसे भी बचत हो जाती है। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे पास एक ग्रीन स्क्रीन है बाहर जिस पे हम अक्सर सेगमेंट्स भी करते हैं। अब मैं अभी ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगी भी, और आपसे कुछ सजेशंस भी लेंगे कि हम उसको मज़ीद बेहतर कैसा कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन को लेके हम खुद बड़े एक्साइटेड रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, और आज आपकी एक्सपर्टीज से हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे। मिस शाइस्ता खाबर हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हमने बात की। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब बात करेंगे हम कुछ अल्जाइमर्स के हवाले से। बेसिकली अल्जाइमर्स है क्या, इसकी अवेयरनेस कितनी है पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, और ये जो बढ़ता हुआ मर्ज़ है क्या इसका इलाज मुमकिन है, और इसके साथ साथ जो तो अल्जाइमर्स का शिकार लोग हैं लेकिन उसके साथ साथ जो इनके केयर टेकर्स होते हैं, जो इनका ख्याल रखते हैं, उनकी लाइफ भी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। थोड़ा सा मैं अल्जाइमर्स के हवाले से बता दूं, दो क्या फिर हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, वो बेहतर तौर पे बताएंगी याददाश्त कमज़ोर होने या चीज़ें भूलने या चीज़ें, एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ओवर द टाइम आपकी जो मेमोरी है उसको अफेक्ट करती है। और दुनिया भर में अगर बात की जाए तो तकरीबन 5,50,00,000 लोग जो है वो भूलने की बीमारी का शिकार है, जिसमें से 60% का ताल्लुक जो है वो इन ममालिक से है जहाँ पे ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ चैलेंजेस को, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। ये बीमारी बढ़ क्यों रही है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, और बेसिकली इन लोगों का ख्याल रखने के लिए और क्या इसका ट्रीटमेंट या ये क्योरेबल है, इस पर भी बात करेंगे। फातिमा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जो माहिर नफ्सियात है। थैंक यू वेरी मच फातिमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा फातिमा, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अल्जाइमर्स के हवाले से बताएं, ये है क्या? ये तो मैंने बहुत बेसिक सी एक चीज़ बताई, आप बेहतर तौर पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्जाइमर ऐसे नहीं है जैसे एजिंग है, जैसे एक आम बुढ़ापा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्जाइमर वक्त के साथ साथ आता है और बुढ़ापे में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कि एक आम बुढ़ापे की तरह नहीं है। जिस तरह जब एक आम बंदा बूढ़ा हो रहा होता है और हम कहते हैं इसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वो हमारे लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। हमें वहाँ से देखना होगा कि ये आम बुढ़ापा है या ये अल्जाइमर्स है, क्योंकि अगर आप एक आम बूढ़े शख्स का दिमाग देखें और एक तरफ आप उस शख्स का दिमाग देखें जो कि अल्जाइमर डिजीज़ से गुजर रहा है, तो वो बिल्कुल एक खाए हुए दिमाग की सूरत है। तो ये इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि आपके लिए उस वक्त पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? अच्छा, ये आइडेंटिफाई ऐसे होता है कि सबसे पहले तो जो करंट चीज़ें हो रही होती हैं वो उस शख्स को भूलना शुरू हो जाती है। जैसे अभी खाना खाया, जैसे अभी क्या बात की, जैसे मैंने दवाई खा ली थी कि नहीं खाई थी, मैं क्या कर रहा था, टाइम क्या हो रहा है, दिन कौन सा चल रहा है, बार-बार पूछ रहा है और भूल रहा है वो। बिल्कुल, और साथ साथ भूल रहा है। और उससे बड़ी चीज़ जो कि साथ साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, क्योंकि ये तो एक न्यूरोलॉजिकल मसला है ना कि आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अब देखिए एक शख्स को जिसको भूल गया है कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, और उसको दूसरा शख्स बता रहा है कि आपने खाना खाया, उसके अंदर गुस्सा भी आएगा, उसके अंदर परेशानी भी आएगी, उसके अंदर मायूसी भी आएगी, वो डिप्रेस हो रहा है, वो एंग्शियस हो रहा है। सो वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। फिर बाय द टाइम जैसे जैसे शुरू में वो करंट मेमोरीज भूलना शुरू हुआ, फिर एक टाइम आना शुरू हो जाएगा कि वो पास्ट मेमोरीज भी भूलना शुरू कर देगा। अपनी औलाद का नाम, अपना डेजिग्नेशन, में क्या करता रहा हूँ, मेरे साथ क्या मामलात हुए। सो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, तो ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये लेटर एज में जाके मसला होता है कि हम इसको लेट 40s या 50s में भी ऑब्जर्व करते हैं कुछ पेशेंट्स में कि जी इन्हें भी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको आप बता रही है अल्जाइमर्स की, उनको भी हो रही है। अच्छा अर्मिला, यहाँ पर ना एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि वैसे तो ये 60 के बाद हो रहा होता है, लेकिन इसका अर्ली ऑनसेट भी होता है, लेट 50s में, ऑलमोस्ट 50 के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। वो तैयारी ऐसे है कि आप अपने आप को, जब देखिए 40 के बाद 50 के बाद एक आम इंसान जब काम करना कम कर देता है, लोगों से मिलना कम कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो खाली दिमाग की तरफ जाता चला जा रहा है। और जब वो जाता चला जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सोचों से भी दूर जा रहा है ना। जब लोगों के साथ आप बात करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, आपको पता है आपने फलां बंदे का क्या नाम था, फलां वक्त में क्या किया था, सो आप शेयरिंग कम कर देते हैं। जब आप एंटी सोशल मोड के ऊपर कोई जा रहा है तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो सकता है, क्योंकि वो सोशली आइसोलेट करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो सोशली आइसोलेट करेगा, उसकी मेमोरी वहाँ पर अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ये आपकी बेस्ट एज होती है, यानी आपने बच्चे पैदा कर लिए, बड़े कर लिए, पढ़ा लिखा लिया, अपने काम में सेट कर लिए, अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अब जो आप आइसोलेट हो जाएंगे, ये आप और बीमारियों को अपनी तरफ वेलकम कर रहे होते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसी टाइम पे आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सोशली इंटरैक्टिव रखें। अपनी पुरानी एक्टिविटीज़, जो शायद कभी आपको म्यूज़िक पसंद था, आर्ट पसंद था, जो वक्त की कमी की वजह से शायद
पैसे की कमी की वजह से आप तब नहीं कर सके, उनको अब इंजॉय करें, यानी इनकी कोई एज तो नहीं है ना, तो आप उसको अपने लिए खुद ही उस टाइम पे ले आए कि नहीं अब मैं आर्ट इंजॉय करूंगा, अब मैं म्यूजिक इंजॉय करूंगा, अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मेरे पास अच्छा वक्त है। लेकिन अमूमन स्पेशली हमारे जैसे इलाकों में क्या होता है कि लोग बिल्कुल बिस्तर को लग जाते हैं, आइसोलेट करते हैं, इससे नहीं मिलना मैंने, उससे नहीं मिलना मैंने, यहाँ नहीं जाना। अच्छा फातिमा, ऑब्वियसली हमारी लाइफस्टाइल आजकल इतनी अजीबो गरीब है, दो कि आप, मैं तो अपने बारे में भी बात करूंगी, हम सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला है कि हम अर्ली एज में हमारी ऐसी आदतें हैं कि हम उस चीज़ को वो ट्रिगर करती हैं ऑन द लेटर एज। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अर्ली एज के अंदर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसको इख्तियार कर सकते हैं कि हम इस अल्जाइमर के प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकें, डिले कर सकें? अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला ना जो मैं अक्सर सेशंस में बात करती हूँ कि हम माइंडफुल नहीं हैं। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं हम उस चीज़ को फील नहीं कर रहे कि हमारे इर्द गिर्द क्या है। आप अक्सर पूछें यार तुम जहाँ पर गए थे वो फलां शख्स ने क्या पहना हुआ था, उस जगह पर कौन से कलर की लाइट्स थी, उसको याद ही नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर गया या तो वो अपनी सोचों में है या तो वो मोबाइल में है, हाँ, या वो स्नैपचैट है, मतलब वो कुछ ना कुछ इस तरह का कर रहा है जिसमें वो मेंटली कहीं और ऑक्यूपाइड है बेसिकली। तो अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो वहाँ पर माइंडफुल नहीं है, तो इसका मतलब है उसने अपना मेमोरी डेफिसिट तो वहीं पर शुरू कर दिया है ना, क्योंकि वो मेमोरी रिटेन ही नहीं कर पा रहा है। हर एक का मसला है, के साथ है। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर तो हम तो साइकोलॉजी में प्रॉपर माइंडफुलनेस, मेडिटेशन क्या है, आप मेडिटेशन देखें ना, लाइक फोकस एंड यू नो मेडिटेशन, ब्रीथ कर रहे हैं आप, फोकस करें आप कहाँ से जा रहा है, आप इनहेल कर रहे हैं, आप एक्सहेल कर रहे हैं, आपके आसपास सराउंडिंग क्या है, इवन आपका सोफा कैसा कंफर्ट आपको दे रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम इन चीजों से बहुत दूर निकल गए। तो अगर आप एक लम्हे के लिए, जो भी हमारे सुनने वाले हैं, आप, मैं, हम सब इसके ऊपर गौर करना शुरू करें कि पिछले दिन की कितनी बातें हैं जो आपको याद हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें भूल चुकी होती हैं। हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि किसी ने क्या कोई बात करे, हमें अगले दिन जाके कहीं वो थोड़ी सी मेमोरी आती है उसने ये बात की थी, यू आर सो राइट, हम नहीं देखते। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि आप कितने माइंडफुल हैं। अगर आप अभी से माइंडफुल हैं इट मीन्स आप मेमोरी रिटेन कर रहे हैं, और अगर आप रिटेन कर रहे हैं तो आप आने वाले वक्त में भी उसको लेके चल सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब साथ साथ वही बात है कि केयर टेकर्स, उनको किस तरह से हमें ट्रेन करना पड़ेगा, जो उनका ख्याल रखते हैं, जिन सेंटर्स की मैंने बात भी की है, वो किस तरह से इन्वॉल्व हो इन पेशेंट्स के साथ जिनका आइडिया हो गया कि इनको अल्जाइमर्स है या इस तरह के मसाइल हैं? अच्छा, इन पेशेंट्स के साथ रहने वाले केयर टेकर्स कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता है अब एक बात उनको गाहे बगाहे बताते जा रहे हैं, तो आपको खुद भी पेशेंस चाहिए कि मतलब आप भी बर्दाश्त रखें कि यार एक बात मैंने इतनी दफ़ा बता दी है, वो फिर मुझसे पूछ सकता है। तो पहली बात तो बहुत सारी पेशेंस चाहिए, और ये दिखा भी रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने थेरेपीज़ का जिक्र किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोक टोक ना करें, उनके साथ अच्छे तरीके से चलें, उनको सुने। अगर वो गलत भी कहानी सुना रहे हैं, अक्सर हमारे पेशेंट्स पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ जोड़ते हैं और फिर उसके साथ दूसरी आ जाते हैं, लेकिन आप उनको सुने। स्पेशली आपके फेशियल एक्सप्रेशन जिस तरह के होंगे, उनको लगे कि यार इसने मेरे साथ दिन के 24 घंटों में से, क्योंकि जितनी बिजी रूटीन है आप शायद 1 घंटा गुजार सकते हैं, शायद आधा घंटा गुजार सकते हैं। सेंटर्स में रहने वाले तो ट्रेंड लोग हैं ना, लेकिन अगर आप आम घरों की बात करें, जितना वक्त है ना उसको आप माइंडफुली उस शख्स को डिवोट करें, ताकि उसको फील आए कि कोई मुझे सुनने वाला है, मुझसे बात करने वाला है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक आप वो प्रॉपर केयर टेकर्स की बात करें, वो तो ट्रेंड होते हैं ना, उनके प्रॉपर आपको पता है पूरे स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं ताकि उनको पुरानी अपनी लाइफ के साथ रिलेट किया जाए। उसमें प्रॉपर उनसे पूछा जाता है आपकी पहले की ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, और फिर उसके बाद जो आप सोशल ग्रुप्स की बात कर रही हैं, बिलफर्ज वो 4 बजे का टाइम है, 4 बजे पूरे ग्रुप ने बैठना है और हर किसी ने अपनी पुरानी कहानियाँ सुनानी है। अब देखिए, पुरानी कहानी सुनाते वक्त शायद आपको अपने किसी पुराने दोस्त का नाम याद आ जाए, बहुत सी पुरानी चीज़ें याद आ जाए। तो ये पूरा एक स्केड्यूल्ड सिस्टम है जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग आपके लिए भी है और दूसरे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन भी किया कि आपके इर्द गिर्द अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि ऐसा अल्जाइमर्स का पेशेंट है जिसका ख्याल रखना है आपने, तो प्लीज़ आप इस पर बहुत सारी चीज़ें जो फातिमा ने बहुत ईजी बताई हैं कि थोड़े पेशेंस के साथ उनको डील करें। दो कि वी ऑल नो कि हम सब अपनी लाइफ में बड़ा बिजी होते हैं, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल्स होते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम, क्योंकि आपके पेरेंट्स एज कर रहे होते हैं, आपके घर के एल्डर्स जो हैं वो एज कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे बन जाते हैं, तो उनको उन बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है। और इसके साथ साथ मैं यूथ से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वॉलंटियर करें, और इन ग्रुप्स को जिस तरह से हम अपने शो के अंदर हिट किड बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट जो लोगों की एज होती है, जिसमें वो एज कर रहे होते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती है और क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उन
उन सबको हम इस शो में कैटर करने की कोशिश करेंगे। सो आप सब इंगेज करें लोगों के साथ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम करिए, वहाँ जाके वॉलंटियर करें, जस्ट कम्युनिकेट विद देम, उनसे बात करें, उनकी बात सुने, दे विल फील गुड। आपका टाइम है, आप ना पैसे इन्वेस्ट करें, कुछ ना करें, जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम एंड दे विल फील गुड अबाउट इट। सो हमने सोचा कि अल्जाइमर्स को लेकर आपको बताया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मैंने आपसे इजाज़त लेनी है और मैं आपसे इजाज़त भी लूँगी। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल।